हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह जो क्लास है एक तरह का क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के तहत यह क्लास है। इसमें हम पशुधन प्रसार अधिकारी की क्लासों को लेंगे इस क्लास में। तो इसमें हम मतलब मुख्य जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको लेंगे। जैसे हम इकोलॉजी टॉपिक की आज चर्चा करेंगे। इसमें मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है हमने, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डेफिनेशन, स्कोप एंड ब्रांचेस। तो हम इस टॉपिक को अभी कवर करेंगे। इसमें इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद अगली क्लास में उनसे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यह मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे, केवल जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देखेंगे। एक तरह से वन लाइनर फॉर्म में हम उनको देखेंगे। तो अभी हमारा जो आज का रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में डेफिनेशन, स्कोप, ब्रांचेज, क्या क्या इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वह इसमें रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अन्य किसी टॉपिक पर भी क्लास चाहते हैं तो उनके कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आप सिलेबस है ये पशुधन का, तो आप इस पशुधन प्रसार अधिकारी का कई सारे टॉपिक हैं। जिस पर भी आप चाहते हैं क्लास, उसका एक क्रैश कोर्स टाइप का चालू किया जाएगा। जैसे इस क्रैश कोर्स में मतलब पूरे महत्वपूर्ण तथ्यों को सभी को इसमें लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आपको क्लास ज़रूर पसंद आएगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि समय कम है, तो यह एक तरह का क्रैश कोर्स है। तो इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस क्रैश कोर्स के तहत आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, हिंदी में पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, इसका आपका पूरा रिवीजन होगा। और इस पूरे ही चैप्टर का जो है, इसे पूरा ही इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका रिवीजन होगा और सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैंने आपको सिलेबस में दिखाया वो टॉपिक अभी कवर करेंगे। तो पहला है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह किसने किया था, देखिए यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इस शब्द का प्रयोग करने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे वो थे अर्नस्ट हैकेल, इनका नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हैकेल। दूसरा है पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है किसको, अर्नस्ट हैकेल को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये तथ्य है, मतलब ये जो पारिस्थितिकी के जनक इससे सवाल जो आते हैं यहाँ नीचे अर्नस्ट हैकेल को याद रखना है। अगला है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। तो किसका किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, वातावरण और जीव समुदाय का। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के अंतर्गत, पारिस्थितिकी जब भी मैं कहूँ तो इकोलॉजी एंड पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो इकोसिस्टम होता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला देखते हैं, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भी रंध्र जो होते हैं वो खुलते बंद किससे होते हैं, प्रकाश पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर प्रकाश पर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है ऑप्शन बना करके, तो यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है अल्पदीप्तिकाली पौधे होते हैं कौन से, तंबाकू एवं सोयाबीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्पदीप्तिकाली पौधे कौन से होते हैं, तंबाकू और सोयाबीन होते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर का मतलब उससे रिलेटेड जो मैंने सिलेबस में चर्चा करी सभी चीज़ें मुख्य कवर हो जाए। तो छाया प्रिय पौधों को कहते हैं क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HELIOPHOBOUS। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, हेलियोफोबस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाया प्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहते हैं। अगला है एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है क्या, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या है, सर्वोत्तम ताप है। अगला है किस तापक्रम एवं एंजाइम का विकृति, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। तो राइट क्या हो जाएगा, 70 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका विकृतीकरण हो जाता है। अगला है अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई भारत पर मिलते हैं, भारत में। तो राइट हो जाएगा 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं।
अगला है स्थायी बर्फ लाइन की भारत में क्या ऊंचाई है? तो 4000 मीटर ऊंचाई इसकी है। स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर ऊंचाई है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह एक जैविकी क्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यह एक जैविकी प्रक्रिया है। अगला है, अंकुरण के लिए पौधों को कम ताप पर रखना कहलाता है क्या? बसंतीकरण कहलाता है कम ताप पर रखना। तो राइट आंसर क्या हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? बसंतीकरण। अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है, मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किस में बदल जाती हैं? तो किस में बदल जाती है? कांटे में बदल जाती हैं। और तो यहाँ पर कांटे में राइट आंसर होगा। अगला है, आर्द्रता को किससे मापा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में इसको मापा जाता है। तो आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका सापेक्षिक आर्द्रता की इकाई में मापा जाता है। अगला है, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर मीथेन राइट होगा। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं ह्यूमस। तो यहाँ पर ह्यूमस सही होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो वह ह्यूमस है। आगे देखते हैं, भारत में अवनालिका शरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा? तो अवनालिका शरण, तो इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है अवनालिका शरण से? तो इसका सही क्या होगा? मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र मतलब। तो यहाँ पर मालवा पठार क्षेत्र और चंबल घाटी क्षेत्र अवनालिका शरण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? चीन में स्थित है। तो चीन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। वातोड़ कौन सी मृदा कहलाती है? वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा। अधो मृदा सब सॉइल मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? तो संस्तर बी को कहते हैं। तो यहाँ पर संस्तर बी याद रखना है। अगला है, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस में होता है? पीट मृदा में पाया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक ऑक्सीन है इंडोल एसिटिक एसिड, यह है। तो प्राकृतिक ऑक्सीन कौन? इंडोल एसिटिक एसिड है। अगला है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन है? मैग्नीशियम है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम के। तो यहाँ पर राइट होगा पोटेशियम। अगला है, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं कोशिका जल कहलाता है। अगला है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्ले सॉइल या मटियार मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला, जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियाँ। अगला है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? पीएच 6 to 7.5 यहाँ तक होता है। तो पीएच मान क्या होता है यह भी जान लीजिए आप। पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। तो यह एक स्केल है एक तरह का। जैसे अगर यह 0 है तो 0 पे उदासीन होता है या पानी का पीएच होता है। 0 से नीचे जो भी चीज़ें होंगे 1 से 7 तक, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर 7 पानी का होता है तो ये उदासीन होता है। जैसे ये पीएच स्केल है तो यहाँ पर 7 पर होता है पानी। 7 से नीचे जो होंगे वो एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे। और जो 7 से ऊपर होंगे, 7 से ऊपर को जिनका पीएच होगा वह क्या होंगे? क्षारीय होंगे। तो इस तरह से 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय और 7 उदासीन पानी का होता है। तो सर्वाधिक तो यहाँ पर पीएच मान पीएच 6.0 से 7.5 याद रखना है। अगला है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण कौन सा है? मटियार क्ले, यह याद रखिएगा। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी यह होती है। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण कौन था? मटियार। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी कौन सी है? यह अलग चीज़ हो गई। तो यह दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी है।
अगला है चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है कैल्सिकोलस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी कैल्सिकोलस इनको कहा जाता है। और आखिरी तथ्य देखते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्निस्ट नेस ने 1973 में किया था। तो यहाँ पर अर्निस्ट नेस याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास इकोलॉजी की। अगली क्लास में मिलते हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। क्लास कैसी लगी आगे जारी रखें इसको रखें या ना रखें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।